हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रिच एकेडमी। और आज हम जो दो ऐसे के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं उनमें से एक है यूथनेशिया और दूसरा है जर्नलिस्ट नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेडिशन चार्जेस। देखिए, दोनों ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। यूथनेशिया तो काफ़ी स्टैटिक टॉपिक भी हो चुका है, ये थोड़ा करंट का ज़्यादा बनता है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे दोनों टॉपिक्स को। देखिए, पहले जो हमारा टॉपिक है यूथनेशिया, तो देखो वैसे ये जो टॉपिक है यूथनेशिया, हो सकता है इतना आपको स्पेसिफिक नहीं आए ऐसे के अंदर, मतलब इतना क्लियर कट, इतना जनरल टर्म ना दे कि यूथनेशिया को डिस्कस करो। हो सकता है ये पूछ ले कि लीगैलिटी ऑफ यूथनेशिया डिस्कस करो, शुड यूथनेशिया बी मेड लीगल, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। या मोरल पॉइंट्स इन यूथनेशिया क्या डिस्कस करते हैं, इस तरह से बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन हो सकता है। मैं इस टॉपिक को जनरल डिस्कस करता हूँ ताकि जब आपके पास ऐसे हो तो आपके पास पॉइंट्स हो लिखने के, आपके पास बातें पता हो। तो देखिए, यूथनेशिया है क्या। यूथनेशिया इसकी डेफिनेशन बोलती है कि पेनलेस किलिंग है उस पेशेंट की जो डिजीज़ ऐसी हो चुकी है कि जिसका कि इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी से हो रहा है, या फिर कोमा में जा चुका है और इरिवर्सिबल, मतलब कोमा से इंसान बाहर नहीं आ सकता। और ये जो प्रैक्टिस है यूथनेशिया, ये काफ़ी जगह इलीगल मानी जाती है, काफ़ी कंट्रीज़ में, बट कुछ कंट्रीज़ में लीगैलिटी भी इसको मिल चुकी है, इसको लीगल स्टेटस मिल चुका है। तो देखिए, जैसा मैंने आपको क्लास में बताया कि एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए इंट्रो अच्छी होनी चाहिए, या यू कैन स्टार्ट विद द कोट। सो हियर इज़ द कोट दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू, दैट इज़, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ बीइंग डेड, आई एम जस्ट अफ्रेड ऑफ वट यू माइट हैव टू गो थ्रू टू गेट देयर। तो ये एक कोट है जो कि यूथनेशिया के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता है कि डेथ से पहले आपको क्या क्या झेलना पड़ेगा, शायद वो ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो अगर इस तरह की आपकी मतलब जो लाइफ जी रहे हो लेकिन पेनफुल डिजीज़ है, इनक्योरेबल है, तो क्या उससे बेटर डेथ है, मतलब ये डिस्कशन मेनली यूथनेशिया में करना है। तो देखिए, दो पॉइंट आते हैं कंट्रोवर्सीज़ के अंदर, क्या है, एक लीगैलिटी की कंट्रोवर्सी, एक मोरालिटी की। लीगैलिटी में डिस्कस करते हैं कि भैया आप किसी दूसरे को मारने का अधिकार मिलना चाहिए, आपको खुद अपने आप को राइट टू डाई मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, वो बात आती है। दूसरी बात, यूथनेशिया को दो पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है, एक बोलता है एक्टिव यूथनेशिया, एक बोलता है पैसिव यूथनेशिया। तो एक्टिव और पैसिव में कितनी लीगैलिटी है, किसको अलाउ करना चाहिए, किस वाले पोर्शन को किसको नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा इसमें मोरालिटी के ऊपर डिस्कस होता है कि जब भाई भगवान ने जीवन दिया है तो इंसान कैसे छीन सकता है, ये नहीं होना चाहिए, तो मोरालिटी टेक्निकलिटी के हिसाब से गलत है। तो ये डिस्कशन आपके दो कंट्रोवर्सीज आ सकती हैं। उसका देखिए न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली जो 210वीं लॉ कमीशन रिपोर्ट है, उसने ये कहा है कि जो आईपीसी का सेक्शन 309 है ना, एक्चुअली सेक्शन 309 ये कहता है कि अगर कोई आदमी सुसाइड अटेम्प्ट करता है और सपोज़ वो नहीं मरता है, मर गया तो फिर तो खैर क्या ही कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं मरता है तो उसको वो सज़ा का अधिकारी है, वो सज़ा का पात्र है। तो 210वें लॉ कमीशन ने ये कहा है कि देखो भैया, ये बात क्लियर समझ लो कि कोई सुसाइड कर रहा है तो उसको पनिशमेंट नहीं, केयर की ज़रूरत है। और ये बात बिल्कुल सही भी है ना, केयर की ज़्यादा ज़रूरत है मुझे अगर कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। तो इसीलिए इस सेक्शन को आईपीसी में से हटाया दिया जाए, और इसीलिए ही मतलब ये बात कही गई है कि सुसाइड एज अ क्राइम, एज अ पनिशमेंट सुसाइड की नहीं होनी चाहिए, इसको हटा देना चाहिए। तो ये डिस्कशन चल रहा है। उसका देखिए, यूथनेशिया एज अ टॉपिक अगर क्लासीफाई हम करें तो दो ये हो सकते हैं, एक्टिव वर्सेस पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया में क्या होता है कि एक्टिवली इंजेक्ट किया जाता है कोई हैवी डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स या कोई जहर मतलब दे दिया जाता है, ताकि जो भी इंसान है जो वेजिटेटिव स्टेट में है, जिसका इलाज अब जो ठीक नहीं हो सकता, वो मर जाए। और दूसरा होता है पैसिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया के अंदर क्या करते हैं कि जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम, सपोज कोई इंसान है, कोई बीमार है और वो आपने ऑक्सीजन लगा रखी है और आप उसको मतलब ऑक्सीजन की वजह से ही वेंटिलेटर लगा हुआ है तभी वो अलाइव है, तो पैसिव यूथनेशिया कहता है कि आप उस सपोर्ट सिस्टम को हटा दें और फिर अगर डेथ होती है तो इट्स ओके, तो दैट इज़ पैसिव यूथनेशिया। ठीक है। दूसरा होता है वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, नॉन वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब क्या कि इंसान, आदमी खुद कह सकता है कि भैया मुझे यूथनेशिया करना है, मतलब इतनी उसकी स्टेट है कि खुद डिसाइड कर सके। इनवॉलेंट्री मतलब मना करता है साफ साफ। और नॉन वॉलेंट्री मतलब जब उसका डिसीजन है ही नहीं कि मुझे मरना है कि नहीं मरना, क्योंकि वो स्टेज में कि बोल भी नहीं सकता, सिचुएशन ऐसी को बता ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि यस मुझे एक्टिवली, मैं बोल रहा है खुद ही के भैया यूथनेशिया दे दो, है ना। ये बोल रहा है कि नहीं चाहिए मुझे, ये बोल रहा है कि स्टेज ही ऐसी नहीं कि बता सके। क्या पता कोई इंसान इतना ज़्यादा पेन में हो कि वो बता नहीं पा रहा हो, उसके मतलब बॉडीली फंक्शंस ऐसे नहीं काम कर रहे हो, तो उस केस में क्या करना चाहिए। तो इस तरह की क्लासिफिकेशन है यूथनेशिया की। और इसमें जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक केस रहा है अरुणा का। अरुणा जो रामचंद्र शानबाग थी, ये परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में थी, और इनके लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनके कोई जर्नलिस्ट थे, उन्होंने लगाई थी, पीआईएल डाली थी कि इनको जो है यूथनेशिया अलाउ करना चाहिए। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे लोकस स्टैंडर्ड प्रिंसिपल से ये कहा कि आप ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि यू आर नो वन, यू आर नॉट अ रिलेटिव टू दिस पर्सन। बट स्टिल सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं उसके अंदर पैसिव यूथनेशिया अलाउ कर दिया था, परमिट कर दिया था।
और क्लियर कट कहा था कि एक्टिव यूथनेशिया तो बिल्कुल आउट नहीं है, पैसिव यूथनेशिया वी कैन स्टिल थिंक ऑफ इट, है ना। तो मतलब इनडायरेक्टली ये कहते हैं कि पैसिव यूथनेशिया कैन बी गिवन डिपेंडिंग ऑन केस टू केस, कि आप हमारे पास केस लाओ कोर्ट में, और अगर कोर्ट को लगता है कि येस होना चाहिए तो पैसिव यूथनेशिया के लिए हम अलाउ कर देंगे लीगली, ये बात यहाँ पे आई थी। तो देखिए दूसरा बोल रहा है कि हाई कोर्ट को क्यों, जैसे कंसर्न हाई कोर्ट से पूछा जाना चाहिए कि पैसिव यूथनेशिया देना चाहिए, तो इसमें कहते हैं कि जो यहाँ पे जो डॉक्ट्रिन लगती है वो बोलती है पेरेंट्स पेट्रे, कि जो देश है वो पिता है आपका, तो इस तरह से देश के हिसाब से जो आपकी जुडिशरी है, जो हाई कोर्ट है, वो डिसाइड कर रहा है आपके बिहाफ पे कि आपके लिए ठीक है कि नहीं है पैसिव यूथनेशिया। इस तरह से हाई कोर्ट को, कंसर्न हाई कोर्ट को पावर है। अब देखिए कुछ यहाँ बता रखा है कि स्विट्ज़रलैंड में असिस्टेड सुसाइड जो है वो परफॉर्म की जा सकती है इवन नॉन फिजिशियन से भी, कि आप हेल्प कर सकते हो। उसके बाद एक्टिव यूथनेशिया और असिस्टेड सुसाइड भी अलाउड है, लीगल है लग्जमबर्ग में। हालांकि बहुत सारे देशों में आज भी ये क्रिमिनल ऑफेंस है, स्पेशली कौन सा, एक्टिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया इवन यूएसए के अंदर भी और बहुत सारे देशों में, जैसे हमारे इंडिया में भी एक्टिव यूथनेशिया अभी तक एज सच अलाउ नहीं किया है, और इट इज़ कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस। ठीक है गाइस, ओके। अब देखिए नॉर्मली ये कहते हैं कि पैसिव यूथनेशिया दे दो और हमारे देश में अलाउड है। अब इसमें एक जो टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट बात भूल जाते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भूल जाते हैं कि हमने इसकी डेफिनेशन किया था कि पेनलेस किलिंग, हमने किया था पेनलेस किलिंग। तो जब आप पैसिव यूथनेशिया दोगे, मान लो सपोर्ट सिस्टम से चल रहा है कोई, आप सपोर्ट सिस्टम हटा दोगे, तो क्या वो तड़पेगा नहीं, तड़प के मरेगा वो, उसको परेशानी ज़्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं जो रियल यूथनेशिया का मतलब है वो डाइल्यूट हो रहा है, क्योंकि जब आप ऐसे बोल रहे हो कि आप सिर्फ सपोर्ट सिस्टम हटाते हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसको काफ़ी ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा डेथ के लिए। तो ये पॉइंट जो है डिस्कस नहीं होता है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि पैसिव यूथनेशिया इज़ ओके, बट एक्टिव यूथनेशिया के अंदर ये टॉपिक मिस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी टॉपिक के ऊपर आप ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि मॉनिटरी एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO ने कहा है कि नॉर्मली जो इंडिया के अंदर लोग हैं उनका पॉकेट से एक्सपेंडिचर होता है 84.6% और 87% प्राइवेट स्पेंडिंग है। मतलब ये कि लोगों ने हेल्थ की स्कीम्स नहीं ले रखी हैं, तो जब कोई बीमार होगा तो पैसा, मान लो यूथनेशिया भी अगर नहीं देना है और मान लो किसी इंसान को हॉस्पिटल में रखना है, तो ये समझो कि हर बार हेल्थ एक्सपेंडिचर आउट ऑफ पॉकेट हो रहा है। कोई इंश्योरेंस नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस लोग बहुत कम ले रहे हैं इंडिया के हिसाब से, तो दिस इज़ क्वाइट ट्रबलसम। और जितना डिलेड कोई हॉस्पिटल में एडमिट रहेगा तो उनका खर्चा बढ़ जाएगा। अब देखिए इसको इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जो लोग बच गए, मान लीजिए 2-4 महीने किया, भी पूरा एफर्ट डाला, फिर उसके बाद पता भी था कि ठीक नहीं होने वाला, डॉक्टर्स ने कह दिया, लेकिन फिर भी आप पैसे खर्च कर रहे हो, और पैसे वो खर्च कर रहे हो आप उधार ले, किसी से कर्जा लेके, और फिर वो इंसान भी चला जाता है। तो जो बच गए वो कहाँ से उसको मतलब पूरा कर पाएंगे। तो मॉनिटरी एंगल भी एक इम्पोर्टेंट एंगल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये आता है कि देखिए कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 यहाँ से रिलेटेड होता है। आर्टिकल 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मुझे लगता है कि सबसे ब्रॉड आर्टिकल है, इसका स्कोप सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 21 ये बोलता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, और ये भी साथ में बोलता है कि एक डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। तो क्या जो आदमी ऐसा बीमार है जो ठीक भी नहीं हो सकता, जो अपने डेली कोर के काम नहीं कर पा रहा है ना, वॉशरूम नहीं जा सकता है, नहा नहीं सकता है, खाना नहीं खा सकता है, क्या उसकी डिग्निटी पे ये हर्ट नहीं है, उसकी डिग्निटी नहीं जा रही, डाउन नहीं हो रही है? तो इसीलिए क्या उसे राइट टू डाई भी दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आर्टिकल 21 के अंदर से रेफर की जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये यहाँ पे बोल रहा है कि द गाइडलाइंस आर ऑल्सो एज फॉलोज, इफ द पेशेंट वॉज गोइंग थ्रू अनबेरेबल सफरिंग, टू अ कन्फर्मेशन विद रिगार्ड टू द फैक्ट दैट देयर वाज नो अल्टरनेटिव। मतलब मेन ये बात कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान बीमार हो रहा है और उसको ऐसी सफरिंग हो रही है भारी, और ये कोई उसके पास ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन नहीं है, तो क्या किया जाना चाहिए? क्या फिजिशियन से पूछें या उसके फैमिली मेम्बर से पूछें? ये डिस्कशन भारी हो जाती है ना। तो इस तरह से ये बात भी सोचने लायक है कि क्या फैमिली मेम्बर्स डिसाइड करें या डॉक्टर्स बताएं कि भैया वो आदमी सस्टेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा लाइफ को, वो बातें यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है गाइस, जस्ट प्लीज होल्ड। ओके, तो देखिए ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया ये कह रहा है कि जो गाइडलाइंस है वो ये बात कर रहे हैं कि किसको अधिकार मिलना चाहिए, और कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर्स को आप राइट दे दो तो डॉक्टर्स यूज इज एज अ राइट टू किल। उसके बाद कई बार ऐसा हो सकता है कि लगता है खर्चा बचाने के लिए कह दो मार दो,
तो ये बातें भी इसके अंदर आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। देखिए अब हम देख रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स फॉर यूथेनेशिया कि यूथेनेशिया क्यों करेक्ट है। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल रहे हैं कि इट प्रोवाइड्स अ वे टू रिलीव एक्सट्रीम पेन, किसी को बहुत ज़्यादा पेन में है तो इट विल हेल्प दैट पर्सन। उसके बाद अगर मान लीजिए पर्सन की क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी लो है तो उससे रिलीफ मिल जाएगा, नहीं जी पा रहा है तो कहीं ना कहीं डेथ जो है एक बेटर तरीका है। राइट टू डाई इज़ अ डिग्निटी थिंग, है ना। उसके बाद मेडिकल फंड्स इनको फ्रीज अप कर देगा। जैसे आपने मूवी भी देखी है मुन्ना भाई, तो उसको बोलता है आनंद भाई ने एक बेड ले रखा है, तो ये वो वाली बात कर रहा है कि हमारा देश जो इतना मतलब डेवलप नहीं है हम, तो क्या हमारे पास इतना है कि जो इंसान ठीक नहीं हो सकता उसके लिए हम खर्च करते रहें और जो इंसान ठीक हो सकते हैं उनके लिए वहाँ पे वो परेशानी रहे। तो कहीं ना कहीं ये बोल रहा है फ्रीज अप मेडिकल फंड्स के उनके चीज़ें हैं। जैसे अभी रिसेंटली कोविड में हुआ था कि ऑक्सीजन सिलेंडर की दिक्कतें आ रही थी, तो अगर मान लो कोई इतना सीरियस है जो ठीक नहीं हो सकता, उसके बजाय उसको दी जानी चाहिए ऑक्सीजन जो ठीक हो सकता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं बोलना चाह रहा है, ठीक है। उसका बोल रहा है इट इज़ अनदर केस ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि भाई चॉइस होनी चाहिए इंसान में। अगर किसी को लग रहा है कि लाइफ नॉट वर्थ इट और बहुत पेन में है तो उसकी चॉइस होनी चाहिए कि उसको डेथ वो चूज़ कर सके। यस गाइस, ओके। अभी देखिए आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट यूथेनेशिया क्या क्या है। ये कहते हैं कि डी वैल्यू करता है ह्यूमन लाइफ को, क्योंकि भैया जो मानव जो जीवन है वो अनमोल है और आप ऐसे उसको गंवा रहे हो तो गलत बात है। दूसरा कह रहे इट कैन बी मिसयूज्ड, है ना। हेल्थ केयर कॉस्ट कम करने के लिए लोग हो सकता है ये डिसाइड करें ठीक है ठीक नहीं हो रहा, इसको आप इंजेक्शन दे दो, यूथेनेशिया दे दो। फिर उसके बाद लोग जो हैं मेडिकल केयर पीपल और फिजिशियन अगर ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए डेथ में तो परेशानी हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो ओथ भी आती है डॉक्टर्स की कि दे हैव टू हेल्प पीपल, मतलब टू लिव, कि कोई बीमार है तो उसको ठीक करना है उसको। तो यहाँ पे कह रहा है कि बीमार है तो उसको इंजेक्शन दे दो, तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली अलाउ करना शायद ठीक नहीं रहेगा। दूसरा ये कह रहा है कि इट इज़ अ स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप इसलिए कह रहा है क्योंकि बोलना चाह रहा है कि यूथेनेशिया कई जगह ऐसा हुआ कि आपने मान लो लीगलाइज कर दिया तो फिर आप उसको वापस नहीं कर सकते। मतलब वापस इन द सेंस कि अगर मान लो कोई आदमी बीमार है और आप उसको आपने मार दिया तो ये वापस लाइफ नहीं आ सकती। मतलब इट कांट बी अनडन, वंस डन इट कांट बी अनडन। और ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होती है कि क्या ऐसे, और फिर मान लो बाद में आप लॉज चेंज करते हो तो फिर इसका मतलब जो लोग चले गए उस टाइम वो चले ही जाएंगे। तो इट इज़ अ स्लिपरी स्लोप। इस तरह से आप ये पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट टॉपिक हो गया है। तो सेकंड टॉपिक देख लेते हैं हमारा क्या है। देखिए सेकंड टॉपिक हमारा है जर्नलिस्ट नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेडिशन चार्जेस। तो अगर मान लीजिए मैं इस टॉपिक को समझता हूँ तो पहले आपको ये देखना चाहिए कि सबसे पहले सेडिशन क्या होती है, व्हाट इज़ सेडिशन, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद इसके अंदर आप ये डिस्कस करते हो जर्नलिस्ट को सेडिशन की क्यों ज़रूरत है, वाई डू दे नीड दिस, केस से अगेंस्ट प्रोटेक्शन क्यों चाहिए जर्नलिस्ट को सेडिशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन क्यों चाहिए, ये आपको समझना चाहिए। और फिर उसके बाद हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि क्या सिर्फ जर्नलिस्ट को ही चाहिए। ये देखिए ये डिपेंड करेगा आपके ऐसे के ऊपर कितने वर्ड्स का लिखना है। अगर एक ऐसे बड़ा लिखना है तो यू विल श्योरली हैव टू डिस्कस के जर्नलिस्ट के अलावा किस किस को प्रोटेक्शन चाहिए, और अगर सबको दे दें प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेडिशन तो कितना ठीक है। तो वो ये बातें आपको एक बड़े ऐसे में लिखनी पड़ेगी। अगर छोटा ऐसे होगा तो स्टिक टू द टॉपिक, सेडिशन चार्जेस बताओ क्या होते हैं, फिर बताओ जर्नलिस्ट को क्यों इनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जर्नलिस्ट का ऐसा क्या काम है, और ये आप डिस्कस कर सकते हो। थोड़े से आप फैक्चुअल हो सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने थोड़े फैक्ट्स डाल दिए हैं आपके लिए। जैसे बोल रहा है कि सेक्शन 124A ऑफ IPC बोलता है कि सेडिशन का मतलब क्या है, इट ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स और हेट्रेड और कंटेम्प्ट टुवार्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब सरकार के अगेंस्ट अगर आप हेट्रेड क्रिएट कर रहे हो, उसकी मतलब बेइज्जती कर रहे हो, गलत बातें कर रहे हो, तो फिर आप सजा के अधिकारी हो। तो ये आर्टिकल 124A ऑफ IPC है। अब ऐसा नहीं है कि IPC, ये तो देखिए IPC तो अंग्रेजों ने बनाया, ब्रिटिश नहीं, तो ये पहले से ही था। और इसके पहली बार बाल गंगाधर तिलक जो इतने मतलब रिनोन्ड फ्रीडम फाइटर थे, उनको जो है कन्विक्ट किया गया था। किसके तहत, सेडिशन चार्जेस के अगेंस्ट, सेडिशन चार्जेस लगा के उनको कन्विक्ट किया गया था। तो ये देखिए अब ये लॉज भी IPC भी पुराना है, नया तो है नहीं, इट वॉज मेड बाय ब्रिटिशर्स। तो कितना सही है इसको आज भी कंटिन्यू करना, वो यहाँ पर डिस्कशन है। उसके बाद महात्मा गांधी को भी इसी सेडिशन के अगेंस्ट ट्राई किया गया था। उन्होंने कहा था कि यार डोंट आस्क फॉर मर्सी, और मैं तो जो आप पेनल्टी देना चाहो दे दो। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा था कि आई एम फीलिंग प्राउड कि मुझे आप उसी सेक्शन के अंडर चार्ज लगा रहे हो जिस सेक्शन के अगेंस्ट बाल गंगाधर तिलक को लगाया था। और ये कहते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो लगता है कि आप मुझे पेनल्टी दे रहे हो, बट मुझे लगता है कि ये मेरी ड्यूटी है जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, ये मेरी ड्यूटी है और मुझे लोगों को अवेयर करना है। तो आप जो पेनल्टी देना चाहें दे सकते हैं।
तो ये बातें देखिए पहले जो बना हुआ है आईपीसी उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और हमारे फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर लगी हैं, है ना। उसके बाद देखिए, अब अगर आप सेडिशन समझना चाहते हैं तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो सेडिशन है क्या ये एंटी नेशनल है, एंटी गवर्नमेंट एजिटेशन है, कि क्या अगर कोई आदमी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहा है तो नेशन के अगेंस्ट बोल रहा है क्या वो, ये हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो और साफ साफ बात है कि अगर आप नेशन की बात करें तो नेशन इज़ हायर देन गवर्नमेंट, राइट। गवर्नमेंट से ऊपर ही है नेशन। तो अगर कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो क्या वो नेशन को भी क्रिटिसाइज़ कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो ये आप इस आयाम को एक को डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एससी ने भी कहा है कि एक ऑनेस्ट और रीजनेबल क्रिटिसिज्म तो एक स्ट्रेंथ है कम्युनिटी की, क्योंकि अगर जो मान लीजिए कम्युनिटी के अंदर एक सच्ची मतलब कमियां कोई खामियां देख पाएगा और बता पाएगा तो कम्युनिटी बेटर ही होगी, ख़राब नहीं होगी। तो दिस शुड बी कंसिडर्ड एज सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, नॉट एज अ सोर्स ऑफ वीकनेस, है ना। और कबीर का दोहा कबीर ने कहा भी है कि निंदक नीरे राखिए, कि आपकी जो कमियां निकालने वाला आपके पास रहना चाहिए, वो बिना पानी और साबुन के बिना आपके जो है सुहाय को निर्मल कर देता है, आपको बेटर कर देता है। तो इस तरह से बात है कि अगर रीजनेबल क्रिटिसिज्म और ऑनेस्ट है तो इट शुड बी अ वेलकम थिंग इन दिस कम्युनिटी, नॉट अ वीकनेस, है ना। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि सेडिशन को यूज़ करो एंटी नेशनल थिंग्स के लिए, जो टेररिस्ट के लिए, जो देश को तोड़ना चाह रहे हैं, जो गवर्नमेंट की कमी बता रहे हैं, उसके अगेंस्ट शायद सेडिशन यूज़ करना ठीक नहीं होगा। तो ये डिस्कशन आप ये रख सकते हैं। फिर उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि ये बात तो बिल्कुल सब मान रहे हैं बट फिर भी सेडिशन को मिसयूज़ किया जा रहा है। तो आप ये बात डिस्कस कर सकते हैं कि सेडिशन इज़ बीइंग मिसयूज्ड। आप एक दो एग्जांपल्स दे सकते हैं किन के ऊपर लगाया था और शायद वो नहीं लगना चाहिए ना, मॉडर्न टाइम्स में जिनके ऊपर लगा है सेडिशन चार्जेस वो नहीं लगना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बात आती है कि इंडिविजुअल्स ऑटोनॉमी इज़ द फाउंडेशन ऑफ द फ्रीडम, कि जब कोई आदमी अपनी बात दिल की बात कह सके तो दैट इज़ नथिंग बट फ्रीडम। और दिल की बात मतलब मैं यहाँ पे बिल्कुल यही कह रहा हूँ कि बिना बायसनेस के, और एक सच में जो सुधार करना चाहता है, जो सच्ची कमी बता सके, दैट शुड बी अलाउड, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसका फ्रीडम भी कर्टेल कर रहे हो। अगर मान लो किसी को लगता है कि एक सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है तो उसको अधिकार होना चाहिए कहने का कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, कमी है, इसमें कुछ गलत थोड़ी होना चाहिए। तो ये बात आप कर सकते हैं। और देखिए गांधी की फ़िलोसफी जो थी वो यही थी मेनली कि राइट टू डिसेंट, कि भैया कोई आदमी आपसे अलग सोच रख सकता है, तो अगर आप अलग सोच वाले कोई बोल दो कि सेडिशन है तो फिर कैसे बात बनेगी, फिर आइडियाज़ ही नहीं आएंगे, फिर ट्रू क्रिटिसिज्म जो मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं हो पाएगा सोसाइटी में। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सेडिशन को बहुत ही ध्यान से यूज़ करना चाहिए और यही वे फॉरवर्ड है। देखिए वे फॉरवर्ड यही बोलता है कि इंडिया जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो राइट टू फ्री एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज एसेंशियल इंग्रेडिएंट। इसीलिए आपको कम से कम जर्नलिस्ट जो हैं, जो आपको खबर देते हैं पूरी डिटेल में समझाते हैं, जो आप रोज़ अखबार में, और जो सच्चे हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो पेड न्यूज़ नहीं है, जो बहुत ट्रू है अपने काम के लिए, उन लोगों को आपको सेडिशन से फ्री कर देना चाहिए। दे शुड नॉट बी प्रोसिक्यूटेड अंडर सेडिशन चार्जेस, बिकॉज कहीं ना कहीं वो सोसाइटी के सामने ट्रूथ लेके आ रहे हैं, सच्चाई सामने उजागर कर रहे हैं, तो हमें जो है अलाउ करना चाहिए। और दूसरी बात, मिसयूज़ नहीं होना चाहिए आर्टिकल 124A का, जो कि हो ही रहा है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट रहना इज़ नॉट इक्वल टू देश के अगेंस्ट रहना, तो ये बात हमें समझनी होगी। और तीसरी बात ये कह रहा है कि जो सेडिशन की डेफिनेशन है उसको नैरो डाउन कर दो भैया, बहुत प्रिसाइज कर दो। जैसे मान लीजिए कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कर रहा है, कोई टेररिज्म फैला रहा है, तो उनके लिए आप प्रिसाइजली लगा दो। अभी क्या है कि बहुत वेग टर्म है कि कोई गवर्नमेंट की अगर एंटी बोल रहा है तो दिस इज़ अ वेग थिंग, है ना। क्या गवर्नमेंट की एंटी किस तरह है उसको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज कर दो, नैरो डाउन कर दो, और मे बी स्पेसिफिकली बता दो कि इन केसेस में सेडिशन लगेगा, तो शायद बेटर हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट है वो यही है कि सेडिशन जो है एक्सट्रीमली ज़्यादा यूज़ हो रहा है वर्ड, लेकिन इसको कॉशन से यूज़ करना चाहिए, और यही वो वे फॉरवर्ड है। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं सेडिशन का रोल, और इसके ऊपर आप लिख सकेंगे। अब मुझे लगता है कि अभी अगर मान लीजिए सेडिशन आता है टॉपिक ऐसे में तो आप लिख सकते हैं। चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।